कि जब किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम हीट देते हैं तो उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो वर्क होता है वो कैसे होता है या किस तरह से होता है, उसका हमने प्रोसेस देखा था। उसके अंदर कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, लेकिन उनकी एक चीज जो है वो अभी रहती है। देखिए, एक हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसका प्रेशर अगर कांस्टेंट रखेंगे और फिर अगर उसको हीट देंगे तो उसके अंदर वर्क कितना हो जाएगा? वो वर्क हो जाएगा P डेल्टा V के बराबर। लेकिन वर्क सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं होता, वर्क कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी होता है, लेकिन उसका फार्मूला अलग होगा। वो फार्मूला हमारे पास नहीं है, वो लॉगरिथमिक जो फंक्शन बनता है वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी की चेंज होती है वो डिपेंड करती है, वो इंडिपेंडेंट होती है पाथ के, जबकि हीट और वर्क दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं बेटा कि वर्क कब पॉजिटिव बनता है और वर्क जो होता है वो कब नेगेटिव बनता है। देखिए बेटा, ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ ये फिजिक्स के हिसाब से बताता हूँ, और उसके पीछे हम जो रीजन देते हैं उस रीजन को भी जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क पॉजिटिव कब होता है और वर्क निगेटिव कब होता है। बेटा सेम टॉपिक है बेटा हमारे पास, हीट एंड वर्क। बेटा ये सेम टॉपिक है हमारे पास। देखिए बेटा, वर्क का हमने फार्मूला पढ़ा था कि वर्क जो होता है ये होता है डेल्टा वी। और हमने ये भी पढ़ा था कि बेटा जब तक किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तब तक उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर वर्क नहीं होगा। क्योंकि वर्क का ताल्लुक किसके साथ होता है बेटा? वर्क का ताल्लुक जो होता है वो होता है चेंज इन वॉल्यूम के साथ। चाहे फिर वो कांस्टेंट प्रेशर पे आप वर्क करें, चाहे आप उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे करें, किसी भी तरह से कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब वर्क करता है, चाहे वो आइसो थर्मल प्रोसेस हो, चाहे वो आइसोबैरिक प्रोसेस हो, चाहे वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक के अंदर तो होता नहीं है। ठीक है, उन तीनों प्रोसेसेस के अंदर जो भी वर्क होता है उसके फार्मूले अलग होते हैं। आइसोबैरिक का फार्मूला P डेल्टा V होता है, आइसोथर्मल का फार्मूला वर्क का अलग है, आइसो जो एडियाबेटिक है उसका फार्मूला अलग है। फार्मूला कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन एक बात तय है कि अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो उसके अंदर वर्क नहीं होगा। वर्क का ताल्लुक जो होता है वो बुनियादी ताल्लुक किसके साथ होता है? बुनियादी ताल्लुक होता है चेंज ऑफ वॉल्यूम से। अब ये जो चेंज ऑफ वॉल्यूम होती है ये पॉजिटिव भी होती है और चेंज ऑफ वॉल्यूम जो होती है वो नेगेटिव भी होती है। जब कोई भी सिस्टम एक्सपेंड करता है, जब कोई भी सिस्टम एक्सपेंड करता है तो वो वर्क क्या हो जाता है बेटा? चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होती है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है और इनिशियल वॉल्यूम क्या है? कम है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और वॉल्यूम की चेंज अगर पॉजिटिव होगी तो वर्क क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। और जब कंप्रेशन होती है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होती है बेटा? निगेटिव। अगर चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव होगी तो वर्क क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव होगा। आप इसको इस सेंस में कह सकते हैं बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि इफ डेल्टा V is positive, work is positive. If delta V is negative, वर्क इज नेगेटिव बेटा। ठीक है, अब इसके मुताबिक बेटा इन एक्सपेंशन
in expansion work is done by system बेटा, ये वर्क डन बाय सिस्टम होता है बेटा. वर्क इज डन बाय सिस्टम एंड change in volume is positive. Therefore, this work is considered, ये वर्क किस तरह कंसीडर किया जाता है बेटा? पॉजिटिव. ठीक है. इन कंप्रेशन बेटा, इन कंप्रेशन वर्क is done on system and delta V is negative बेटा, क्योंकि कंप्रेशन के अंदर फाइनल कम होता है. Therefore, this work is considered नेगेटिव बेटा. अब केमिस्ट्री के अंदर इससे उल्टा कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, वो केमिस्ट्री वालों का मसला है, वही आपको रीजन दे सकते हैं उसके पीछे. फिजिक्स के अंदर ये रीजन है बेटा. ठीक है. डेल्टा वी, बाकी जो भी वो लेते हैं उस हिसाब से अगर आप लोगे तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं आता. ठीक है. उसमें मुख्तलिफ चीजों को निगेटिव किया जाता है तो मुख्तलिफ चीजों को पॉजिटिव भी किया जाता है. आंसर पे कोई फर्क नहीं आता. कोई प्रॉब्लम हो, कोई कैलकुलेशन हो, उसके आंसर पे फर्क नहीं आता, चाहे आप केमिस्ट्री की तरह ले या आप इस तरह से ले. अगर आप कर सकते हैं तो आंसर पे फर्क नहीं आता. फिजिक्स के अंदर जो है उसका मैंने रीजन भी आपको बता दिया है कि चेंज इन वॉल्यूम की बुनियाद पे हम फैसला करते हैं कि वर्क पॉजिटिव होता है या वर्क नेगेटिव होता है बेटा. ठीक है. अब इसके बाद बेटा हम करते हैं बेटा जो है वो साइक्लिक प्रोसेस बेटा. देखिए, सपोज करें कि हमारे पास बेटा एक साइक्लिक प्रोसेस होता है. देखिए बेटा, साइक्लिक प्रोसेस का मकसद है कि प्रोसेस which returns to its इनिशियल स्टेट बेटा. ऐसा प्रोसेस जो इनिशियल स्टेट पे आता है बेटा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गैस को एक्सपेंड करवाया, वापस आपने गैस को कंप्रेस करवाया, तो जिस स्टेट से गैस ने, जिस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से गैस ने शुरुआत की, वापस गैस वहीं पे आ गई, तो आप कहोगे ये कौन सा होता है? साइक्लिक प्रोसेस होता है. ठीक है. साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है बेटा? इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है. ठीक है. अब देखिए बेटा, यहाँ पे ग्राफ से हमें कैसे पता लगता है कि ये वर्क जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है बेटा? जैसे हमने यहाँ पे देखा ना बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव. वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो हमें ग्राफ से कैसे पता लगता है बेटा? ग्राफ हमने कल किए थे बेटा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा. जैसे बेटा अगर हम करते हैं एक्सपेंशन, अगर कोई गैस एक्सपेंड होती है बेटा, अगर एक्सपेंशन होती है बेटा, तो एक्सपेंशन का ग्राफ ये बनता है बेटा. एक बनता है कांस्टेंट प्रेशर बेटा. अगर गैस कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड करती है, कल मैंने ये ग्राफ बनाया था बेटा, मैंने इस तरह से ग्राफ बनाया था बेटा कि अगर कोई गैस कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड करती है तो उसका प्रेशर क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है. और ये बेटा लाइन बनी थी कांस्टेंट प्रेशर की, ये लाइन हमने कल बेटा ये ग्राफ बनाया है.
और दूसरा हमने बनाया था कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा। अगर कोई गैस कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स ला बेटा, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा? उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये बनता है बेटा ग्राफ इस तरह से। देखिए बेटा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है और ये कौन सा होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। कल मैंने किया था बेटा कि अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रख के उसको हीट देते हो तो उसका बेटा ये वर्क हमने किया था एरिया अंडर कर्व के बराबर, और ये भी वर्क हमने किसके बराबर किया था? एरिया अंडर कर्व। अब ये ग्राफ से कैसे आपको पता लगेगा कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है? बेटा ये एरो से पता लगता है। अगर ये आप एरो बनाए ना तो ये इस तरह से होता है बेटा, जब वॉल्यूम बढ़ता है ना तो ये इस तरह जाता है बेटा, इस तरह से। ये इस तरह से बेटा नीचे की तरफ ग्राफ आता है। अगर ग्राफ का एरो राइट की तरफ हो या ग्राफ का एरो नीचे की तरफ हो बेटा, इसका मकसद है वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। देखिए बेटा, यहाँ पे ये क्या होता है? वॉल्यूम V1 होता है, और यहाँ पे ये क्या होता है बेटा? वॉल्यूम V2 होता है, मीन्स वॉल्यूम बढ़ता है। और इसके अंदर भी यही होता है बेटा। ठीक है बेटा, इसके अंदर भी वॉल्यूम V1 होता है और ये क्या होता है बेटा? V2 होता है बेटा। ठीक है, तो आप इस तरह से कहेंगे कि बेटा वॉल्यूम जो जब बढ़ता है बेटा, ठीक है, वॉल्यूम जब बढ़ता है बेटा तो इसके अंदर एरो जो होता है बेटा ये इस तरह जाता है, और ये एरो क्या होता है? इस तरह से। अगर एरो बेटा इस तरह से हो, इसका मकसद क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम, मीन्स गैस ने एक्सपेंड किया है। और गैस जब एक्सपेंड करती है तो हम क्या कहते हैं बेटा? ये कौन सा वर्क होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। तो बेटा एरोज से हमें ऐसे पता लगता है कि ये जो एरोज होते हैं, एरोज से हमें पता लगता है बेटा। अब देखिए, अगर कंप्रेशन के ग्राफ में बनाता हूं बेटा, अगर कंप्रेशन के ग्राफ आप बना लें बेटा, ठीक है, अब कंप्रेशन के ग्राफ बना ले बेटा। बेटा कंप्रेशन के अंदर वॉल्यूम क्या होता है बेटा? कम होता है। और अगर आप कांस्टेंट बेटा, कांस्टेंट प्रेशर रखोगे, ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है बेटा। उसी तरह से बनेगा, फर्क सिर्फ इसमें आएगा कि ये जो एरो बनता है बेटा, ये लाइन जो होती है वो इसी तरह बनेगी, लेकिन एरो किस तरह बनेगा बेटा? ये एरो आप बना सकते हैं बेटा कि ये एरो जो होगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका मकसद है कि इसका इनिशियल जो वॉल्यूम V1 है बेटा वो ज्यादा है, और इसका जो फाइनल वॉल्यूम V2 है ये कौन सा है? कम है बेटा। कंप्रेशन का ऐसे बनता है। ठीक है, अगर एरो लेफ्ट साइड पे तो इसका मकसद क्या हुआ बेटा? इसका मकसद ये होता है कि ये वर्क डन ऑन दी सिस्टम है बेटा। तो ये एरो आपको बता सकते हैं कि ये वर्क कौन सा है बेटा। आप इस तरह से कहेंगे बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर का भी बना ले बेटा। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर का बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा, इस तरह से। कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा बॉयल्स लॉ होता है। इसका एरो किस तरफ बनेगा बेटा? ऊपर की तरफ बनेगा बेटा। ठीक है, अब ये चीज आपको बताती है बेटा कि पहला जो वॉल्यूम V1 है बेटा, ये V1 है, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा V2 बेटा। ठीक है, इसमें क्या हो गया? वॉल्यूम क्या हुआ बेटा? कम हुआ है। ठीक है, तो एरो से आपको पता लगता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये बेटा। ठीक है, और कल हमने 3 ग्राफ किए थे बेटा, एक कांस्टेंट प्रेशर का किया था, एक हमने किसका किया था बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम का किया था, और तीसरा किसका किया था? कांस्टेंट टेम्परेचर का, कांस्टेंट प्रेशर का और कांस्टेंट वॉल्यूम का। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करता हूं। देखिए बेटा, कल भी मैंने कहा था आपको
कि अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क करता है तो वो वर्क किसके बराबर होता है, एरिया अंडर कर्व के। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, देखें आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे इस वर्क को। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, एक मेथड से ये किया हुआ है, दूसरे मेथड से मैं कर देता हूं बेटा इसको। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कहा गया द पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम का मकसद है बेटा, ग्राफ किसके दरमियान दिया हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान दिया गया है, ठीक है। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस कौन सा है बेटा, वो प्रोसेस जैसे आपने कार्नोट इंजन पढ़ा है, पेंट्री टेस्ट के आपने कार्नोट इंजन पढ़ा है, वो जहां से शुरू होता है, चार प्रोसेसेस करके वहां पे वापस पहुंच जाता है। कार्नोट साइकिल जो होता है, ये कौन सा होता है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। मीन्स ऐसा प्रोसेस जो जहां से शुरू हो वहां पे वापस आ जाए तो उसको साइक्लिक प्रोसेस कहा जाएगा। इज अ ट्राइंगल बेटा, इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, ट्राइंगल एबीसी ड्रॉन इन ऑर्डर के तरतीब के अंदर बनता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, बेटा ये कोऑर्डिनेट्स है, ये सिर्फ ट्राइंगल बनाने के लिए, इनका कोई ताल्लुक थर्मोडायनेमिक्स से नहीं है। कि ए कहां पे बनाओगे 4 1 पे, कहां पे बनाओगे 2 4 पे, और सी कहां पे बनाओगे 2 1। ये जस्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल है, इनका कोई भी ताल्लुक वर्क के साथ नहीं है। ये आपके ग्राफ बनाने के, जैसे ग्राफ बनता है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगा, उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है वो इनका कोई ताल्लुक वर्क के साथ नहीं होता। द कोऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर मीन्स पहले ए बनाना है, उसके बाद आपने बी बनाना है, उसके बाद आपने सी। इन विच P इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर आप किस में लोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम किसके अंदर आप लेते हो, लीटर के अंदर लेते हो। और 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है बेटा। द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है। द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी इज, क्या होता है बेटा, देखिए पहले ये तय करें कि इस ग्राफ के अंदर 3 प्रोसेसेस इस्तेमाल हुए। कितने प्रोसेस इस्तेमाल हुए, 3। एक ए से बी की तरफ, दूसरा बी से सी की तरफ, और तीसरा सी से वापस ए की तरफ, तभी तो साइक्लिक बना है। ए से शुरू हुआ और वापस कहां पे आ गया, ए पे आ गया। अब पहले ये तय करें कि ए से बी एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है। बेटा जाहिर सी बात है, वर्क हुआ है ना, वर्क हुआ है तो ए से बी की तरफ क्या है बेटा, कंप्रेशन है एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है। जाहिर सी बात है, एरो इधर जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है या राइट पे जा रहा है, तो मीन्स ये क्या है, एक्सपेंशन है। और बेटा बी से सी की तरफ क्या है, कंप्रेशन है। और सी से ए की तरफ वर्क हुआ है, नहीं हुआ, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट पे ये कहां पे गया है, सी से ए की तरफ गया है। मीन्स ए से बी की तरफ सिस्टम ने वर्क किया है, और बी से सी की तरफ उसके ऊपर वर्क हुआ है, और सी से ए की तरफ कोई वर्क नहीं हुआ। मीन्स सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया, और थर्ड प्रोसेस में कोई भी वर्क नहीं हुआ। ठीक है, मैं लिख लेता हूं ग्राफ के ऊपर ताकि आपको याद रहे बेटा। ये वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, ये क्या है, वर्क डन ऑन सिस्टम, और नो वर्क बेटा, नो वर्क हुआ बेटा, ठीक है। अब ये आपके ग्राफ की समरी हुई बेटा। अब आपने वर्क कैसा जो है वो कैलकुलेट करना है बेटा, ए टू बी, आप यहाँ पे बना लें बेटा।
मैं अपने तरीके से करता हूं, वहां पे भी किया हुआ है, वो अलग मेथड है, मैं भी अलग मेथड, उसमें सब कैलकुलेशन को साथ कर दिया गया है क्योंकि वो एक्सपर्ट का आंसर है। और आप अगर करोगे तो किस तरह से करोगे बेटा, देखिए इस तरह से आप एक ग्राफ बनाएं। अब ग्राफ में से वर्क किसके बराबर होता है बेटा, ये आपको इसी लाइन एक को बनाए बेटा, आपने वर्क किसके दरमियान कैलकुलेट करना है, ए और बी के दरमियान। और वर्क किसके बराबर होता है, एरिया अंडर कर्व। बेटा ये साइड वाली एरिया नहीं होती, एरिया अंडर, वर्ड अंडर लिखा हुआ है ना, तो फिर वे साइड को क्यों आप इसमें करते हो। किसी ने क्वेश्चन भेजा कि जो चार्ल्स लॉ होता है, जो मैंने कहा ना कल स्ट्रेट वाला वॉल्यूमल, उसमें कहा ये तो एरिया आ रही है, वो कल मैं क्लास में मैंने 3 बार रिपीट किया कि नहीं लेनी नहीं लेनी नहीं लेनी, ठीक है। तो फिर भी वही बात, इसलिए होता है ये कि आप क्लास अटेंड करते नहीं, देखते तो पीडीएफ से पता लग जाएगा, अगर पीडीएफ से पता लग जाएगा तो बुक के अंदर लिखा हुआ ना, इधर क्यों आए हो फिर। बुक बुक ही पढ़ लो, तो कुछ चीजें ऐसी होती है, हनुमान जी मर्जी होती गाँव को। तो देखिए इस तरह से आप अब क्या करोगे बेटा, अब आप एरिया अंडर करो, ये हुई बेटा एरिया अंडर करो, ये एरिया अंडर कर्व आ गई, ठीक। अब ये एरिया, अब ये एरिया देखें, इसकी एक साइड अनबैलेंस्ड है, मींस ये एरिया लेंथ इनटू विड्थ से तो कैलकुलेट होगी नहीं, क्योंकि एक साइड की लेंथ अलग है और दूसरी साइड की लेंथ क्या है, अलग है। आप क्या करें, इसको दो हिस्सों में तोड़ दें, इसमें से ये एरिया 1 ले लें, ये एरिया 2 ले लें। जैसे ये टूटा हुआ है ना बेटा, देखिए ये एक ट्राइंगल बना ले और एक दूसरा क्या बना ले, रेक्टेंगल बना ले। अब इसका वर्क क्या हो जाएगा बेटा, इसमें वर्क हो जाएगा एरिया 1 प्लस क्या हो जाएगा, एरिया 2। बेटा एरिया अब ट्राइंगल की ले, पहले ले आप एरिया 1, एरिया 1 किसकी है बेटा, ट्राइंगल की। बेटा ट्राइंगल की ये साइड कहां से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है, कहां पे खत्म होती है, 4 पे, 4 माइनस 2 मीन्स इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 2, क्योंकि ये 4 से शुरू होती है और कहां पे खत्म, 2 से शुरू होके 4 पे खत्म होती है, तो इसकी हो जाएगी 4 माइनस 2 इंटू बेटा। अब ये देखें बेटा, ये ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस, बेटा देखे बेस 1 से शुरू होके कहां पे खत्म होता है, 4 पे, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 4 माइनस 1 क्या होगी, 3 होगी, तो इसकी लेंथ होगी 4 माइनस 1 बेटा। लेकिन ये किसमें है बेटा, लीटर के अंदर है, आपने किसके अंदर लेना है, आपने मीटर के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर क्या डालते हैं, मीटर। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, लीटर का क्या होता है, 10 पावर माइनस 3 होता है बेटा, तो ये आप लगाओगे 10 पावर माइनस 3। अब ये ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल के लिए डिवाइडेड बाय 2 लगाते हैं, क्योंकि ट्राइंगल जो होता है ना, उसकी एरिया किसके बराबर होती है, लेंथ इनटू विड्थ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसको डिवाइडेड बाय किससे करते हैं, 2 से बेटा। तो ये एरिया 1 आ गई आपके पास बेटा, ये हो जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन 2, 2 गया 2 में क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 जूल बेटा, एक आ गया बेटा, ठीक है। क्योंकि एरिया को हम किसके बराबर कर रहे हैं बेटा, वर्क के, इसीलिए मैंने यहाँ पे जूल लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया को हम किसके लिए ले रहे हैं, वर्क के लिए। आप ये नहीं कहेंगे जूल क्यों लिखा, मीटर क्यूब लिख ले भाई, मीटर क्यूब मसला नहीं है, बाद में आप जूल कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं होता, इतने बड़े इश्यू नहीं होते जितने आप बनाते, ठीक है। तो बेटा ये होता है A2 इज इक्वल टू, आप देखें ये एरिया है, ये इजी है बेटा, ये रेक्टेंगल है, देखिए ये 0 से शुरू होके 2 पे जाता है, ये 1 से शुरू होके कहां पे जाता है, 3 पे बेटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, वही बेटा, क्योंकि ये लीटर में है, लीटर को मीटर में लेने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 3, तो ये एरिया 2 क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 जूल। टोटल वर्क किसके बराबर होगा बेटा, 6 प्लस 3
इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 9 इंटू 10⁻³ जूल। इस तरह कर लें या ये डायरेक्ट फार्मूला इसमें कर लें, जो भी आपको समझ में आता है उससे कर लें। ठीक है बेटा, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी। ठीक, अब आ जाते हैं बेटा इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट, सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट है, इसको एक और तरीके से भी है। देखें देखिए बेटा, इसको अब देखें। अब देखिए बेटा इसको, देखिए वही क्वेश्चन है, यहां पे फर्क है बेटा। वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल इज, उसमें कहा गया था वर्क डन ड्यूरिंग ए टू बी, इसमें क्या कहा गया है, वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल बेटा। ठीक, अब ले लें, अब वर्क डन बाय इन कंप्लीट साइकिल मीन्स प्रोसेस कौन सा साइक्लिक है, याद रखिएगा इसके वर्क की स्टेटमेंट में फर्क आता है। वर्क डन इन वन साइकिल इज इक्वल टू द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, वो होती है एरिया अंडर कर्व, वो होती है बाउंडेड बाय कर्व। अब ये बाउंडेड बाय कर्व क्या होती है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं। वर्क डन इन cyclic process is equal to area बाउंडेड बाय कर्व। ठीक है, ये किसके बराबर होती है बेटा, एरिया बाउंड। अब एरिया बाउंडेड क्या है, एरिया अंडर क्या है, एरिया बाउंड। एरिया अंडर तो हमने ले ली, जो लाइन के नीचे आती है वो क्या होती है, एरिया अंडर। अब बाउंडेड क्या होती है, ये बेटा, ये जो एरिया बाउंडेड है ना, ये वाली, ये जो एरिया होती है ना बेटा, जो इस पूरे ग्राफ के अंदर आ जाती है, ये होती है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। एरिया बाउंडेड बाय कर्व बेटा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व होती है। ठीक है, ये किसके बराबर होती है बेटा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व होती है। अब आप ये एरिया निकाल लें। देखें इसमें एरिया बाउंडेड बाय कर्व क्यों आती है, देखें बेटा इसमें दो वर्क हैं, एक वर्क डन बाय द सिस्टम और दूसरा क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। मींस एक वो वर्क जो सिस्टम ने दिया, दूसरा वो वर्क जो हमने सिस्टम को दिया। तो नेट अमाउंट क्या बचेगी, सपोज करें सिस्टम ने 100 जूल दिया, हमने उसको 50 जूल वापस लौटा दिया, बाकी वर्क कितना हुआ, 50 होगा ना। तो आप देखें, देखिए ये है वर्क डन बाय द सिस्टम बेटा। सपोज करें वर्क डन बाय द सिस्टम ये है बेटा, ये वर्क डन बाय द सिस्टम ये है बेटा, जो हमने बेटा ए बी कैलकुलेट किया ना, ए बी क्या है, ए बी है ही वर्क डन बाय समय जो हमने कैलकुलेट किया। ये टोटल वर्क क्या है बेटा, बाय द सिस्टम कितना आया, 9 इंटू 10⁻³ आया, मीन्स ये सिस्टम ने किया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया कि ये सिस्टम ने किया। और ये कितना किया है सिस्टम ने बेटा, इस सिस्टम ने दो वर्क किए, एक A1 ट्राइंगल की सूरत में और दूसरा A2, और इसका एरो ये है बेटा, और ये है A2B बेटा। और दूसरा सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ बेटा, वो ये है बेटा, टोटल जो वर्क हुआ ये B to C, ये आ जाएगी बेटा, ये एरिया अंडर कर्व हो जाएगी A2 बेटा। ये देखें, ये A2 वर्क डन बाय द सिस्टम में भी है और वर्क डन ऑन द सिस्टम में भी है। तो बेटा ये एरिया क्या हो जाएगी, एक दूसरे में कट हो जाएगी,
क्योंकि ये बाय द सिस्टम में भी है और ऑन द सिस्टम में भी है। मीन्स ये एरिया जो होगी एरिया 2 माइनस एरिया 2 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस ये वर्क डन बाय द सिस्टम में भी एरिया है और ये वर्क डन ऑन द। तो बेटा बाय में उसने वर्क दिया, ऑन में हमने उसको वापस कर दिया। ये एरिया जो उसने हमें दी वो हमने उसको क्या कर दी, वापस कर दी। बाकी क्या बचा, बाकी ट्रायंगल बचा ना, बाकी क्या बचा बेटा, ट्रायंगल बचा। बाकी एरिया वर्क जो कर्व है जिसके अंदर बाउंडेड है, बाउंडेड वाली एरिया कौन सी है, सिर्फ ए बची। देखें ये एरिया A2 वर्क डन ऑन दी सिस्टम में भी है और वर्क डन बाय द सिस्टम में भी है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम में A2 पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम में A2 क्या होगी, नेगेटिव। वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। बाकी क्या बचा, बाकी बचे ही ट्रायंगल ना, और वो ट्रायंगल क्या बन जाता है, वो ट्रायंगल बन जाता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इसीलिए हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सिस्टम देता है, हम उसको वापस लौटा देते हैं। जैसे किसी से हमने 100 रुपए लिए, अगर 80 रुपए उसको वापस लौटा दिए तो नेट अमाउंट बाकी कर्जा कितना बचा, 20 रुपए बचा ना। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि कितना आपने लिया, कितना आपने दिया, बाकी क्या बचा। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस इसी चीज को जाहिर करता है। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एरिया 1 होगी बेटा वो कितनी हो जाती है बेटा, सेम है। 2 से 4 तक क्या हो जाएगा 2, और ये 1 से 4 तक क्या होगा 3, और ये 10⁻³ किसका, लीटर। अगर लीटर ना हो ना, अगर वॉल्यूम यहाँ पे मीटर क्यूब में दिया जाता तो ये नहीं लगाते। ये हम तब लगा रहे हैं कि जब इसके अंदर वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, लीटर क्यूब में दिया हुआ। तो बेटा ये हो जाता है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बेटा ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास बेटा ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ तो ये वर्क जो होगा बेटा साइकिल में 3 × 10⁻³ जूल होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। एक और देखिए बेटा इसको, देखिए बेटा, ये देखिए ये भी साइक्लिक प्रोसेस का है। ये देखिए बेटा ये भी साइक्लिक प्रोसेस का है। देखिए इसमें क्या है बेटा, A to B है, वर्क डन बाय सिस्टम। B to C क्या है, नो वर्क, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है ना बेटा, कोई भी चेंज नहीं है। C to D क्या है, ऑन दी सिस्टम। अब देखिए ये वही है, मीन्स ये वर्क डन बाय सिस्टम, ये नो वर्क, और ये कौन सा होता है बेटा, ये वर्क डन ऑन दी सिस्टम। और ये क्या होता है बेटा, ये होता है नो वर्क। ठीक है बेटा, अब ये एरिया होती है बाउंडेड बाय कर्व, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है बेटा। एरिया बाउंडेड बाय वर्क जो होती है वो क्या हो जाएगी, वर्क के बराबर हो जाए एरिया बाउंडेड बाय कर्व, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है ना बेटा। देखिए कहा गया मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगो साइक्लिक चेंज, साइक्लिक चेंज है। तो वर्क क्या होगा बेटा, वर्क होता है बाउंडेड बाय कर्व, और वर्क बाउंडेड बाय कर्व हो जाएगा बेटा, वर्क बाउंडेड बाय कर्व हो जाएगी इस पूरे की एरिया बेटा। इस पूरे की एरिया क्या होती है बेटा, लेंथ इंटू, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल की लेंथ आप क्या करोगे, एरिया क्या करोगे, लेंथ इंटू विड्थ बेटा। तो ये लेंथ इंटू विड्थ बेटा DC और मल्टीप्लाइड बाय BC। तो ये बेटा हो जाता है आपके पास, ये 2 से शुरू होकर 5 पे जाता है तो 3 होता है बेटा लीटर, और ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 3 है बेटा। ये यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी क्या है बेटा 3 है।
तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा बेटा 10⁻³ लीटर का, और ये प्रेशर का बेटा, क्योंकि प्रेशर बेटा एटमॉस्फेयर का है, इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बेटा, ये यहाँ पे 1 जो है वो 10⁻6 है बेटा, ये 10⁻6 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 900 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं बेटा कि ये डाइन पर सेंटीमीटर है, इसको आप इसमें करोगे न्यूटन पर मीटर, और 1 ATM किसके बराबर होता है 1.01 10⁻5 होता है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हमने देखी कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, बाउंडेड बाय कर्व होता है। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं है तो वो वर्क किसके बराबर होता है, एरिया अंडर कर्व। एक दो क्वेश्चन में लगा देता हूं बेटा, आप इसको कीजिएगा। ये देखें बेटा, ये क्वेश्चन है एक, देखिए बेटा एक ये है और दूसरा क्वेश्चन भी है बेटा, मैं लगा देता हूं इसको, आप थोड़ा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा आप इसकी। ये बेटा ये दो क्वेश्चन है, इनको आप जो है वो अपने हिसाब से देखिएगा और इसी चीज को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्यूशन और की लगी हुई है बेटा। इसके बाद है बेटा सिंपल सी एक स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेटा। एकदम थियो है, भले टाइम थे थोड़ो अगते हले टाइम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा सिंपल है, 2 मिनट का है, बस आप सुन ले बेटा। देखिए बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो हमें हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के बारे में ताल्लुक बताता है। वो हमें ये बताता है कि जब आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देते हो, जैसे कल हमने देखा था, हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट दी और उसने वर्क में कन्वर्ट की, तो उनका आपस में क्या ताल्लुक होता है वो हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ही इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इससे पहले नहीं था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया था कि जब आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देते हो, वो आपकी गिवन हीट दो कामों में जा सकती है। एक, उसमें से आपको वर्क मिल सकता है, और प्लस उसमें क्या हो सकता है, प्लस उसमें कुछ एनर्जी का हिस्सा उस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी की सूरत में आप लूज भी कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आपका गिवन जो हीट होगी वो दो कामों में जा सकती है, कि इस तरह से जब आप हीट दोगे तो ये जो हीट होती है, आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब हीट देते हो तो वो आपकी गिवन हीट जो होती है ये दो कामों में इस्तेमाल होती है। एक जो होती है बेटा, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, और प्लस आपको क्या मिल सकता है, वर्क। तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट, क्या की गिवन हीट जो होगी ये चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस किस में जा सकती है, वर्क में। और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो ये किस में चली जाएगी, माइनस वर्क के अंदर। ठीक है, अब इसमें देखें, हमने कल डिस्कस किया था कि हीट सप्लाइड जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे, और जो वर्क होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो ये इसी चीज को एक स्टेटमेंट के अंदर कहा गया, बुक दे दे मुझे, बुक की एक स्टेटमेंट समझ ले, फिर आप पढ़ते हो कंफ्यूजन होती है आपको, तो बुक की एक स्टेटमेंट समझ ले फिर भले आप जाए। सुभाणे अवां जी सीटिंग अरेंजमेंट थींदी, जंहिंजे रिज़ल्ट जो मसइलो वो अवां जेको आहे सो मूंखे ॿुधायो। देखिए बेटा,
हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये पेज नंबर है बेटा हमारे पास जो है वो 23 पेज है बेटा। Let there be a system which absorbs delta Q amount of heat. As a consequence of this, it performs delta W amount of work beta. In this process, the initial equilibrium state I of the system changes to the final equilibrium state if in a particular way beta. देखिए बेटा जैसे हमने कल प्रोसेसेस किए थे ना, अगर आप एक प्रोसेस करें बेटा, एक प्रोसेस करें बेटा आप कांस्टेंट प्रेशर का P1 V1 T1, इसको आप हीट देते हो बेटा और ये सिस्टम चला जाता है P1 V2 और टेम्परेचर T2 पे। सपोज करें बेटा इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसमें आपकी गिवन हीट किसमें गई है बेटा? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस क्या हुआ है बेटा? वर्क दोनों हुए, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर भी चेंज होता है और वर्क भी होता है। लेकिन अगर आप लेते हो बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, अगर आप करते हो बेटा प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1, अगर आप इसको हीट देते हो, इसका प्रेशर बेटा बन जाता है P2 वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T2। सपोज करें इसका टेम्परेचर भी 30 डिग्री है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर कितना बन जाता है? 50 डिग्री। देखे बेटा अब दोनों का टेम्परेचर सेम चेंज हुआ है, लेकिन वर्क नहीं होता। तो ये हम कहते हैं कि बेटा हीट सप्लाइड किस पे डिपेंड करती है? पाथ पे। अब इसके अंदर आपको ज्यादा देनी पड़ी, इसके अंदर आपको कम। और वर्क भी किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। बेटा इस पाथ पे वर्क हुआ है, इस पाथ पे वर्क नहीं हुआ, लेकिन चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या है? दोनों में सेम है। अगर टेम्परेचर चेंज दोनों में सेम है तो इंटरनल एनर्जी की क्या है? सेम है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हीट सप्लाइड और वर्क भी दोनों क्या हो? सेम हो। तो देखिए ये दो प्रोसेसेस हैं, ये क्लियर आपको बता रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज दोनों में सेम है, मींस इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों में क्या होती है? सेम। लेकिन एक में वर्क हुआ है, एक में वर्क नहीं हुआ। एक में ज्यादा हीट दी गई, दूसरे में हीट कम दी गई। मींस हीट और वर्क किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे। जबकि इंटरनल एनर्जी की चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करती। यही बात कही गई है बेटा इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो है वो now this system is changed means मुख्तलिफ पाथ से। this procedure is repeated many times means मैंने 2 टाइम्स के लिए किया। it is observed that delta Q minus W, delta Q minus W क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है बेटा। ठीक है, ये क्या होती है? delta Q comes out the same in all cases, change in internal energy same all cases in spite of the fact that delta Q and delta W separately depend on path। डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब ये बेटा इसका आप इसको लिख लें, इसको आप कह लें कि पाथ इंडिपेंडेंट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट डिपेंडेंट बेटा। और ये जो दोनों होते हैं बेटा, ये पाथ डिपेंडेंट है और इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इंडिपेंडेंट है बेटा। ठीक है, अब कल डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात बेटा, किसी की रिजल्ट का मसला है वो आप बता दें, और आपके ग्रुप्स के अंदर जो है वो मैं आज भेज देता हूं कि किसको किस क्लास में बैठना है। फिर कल आप उसी क्लास में बैठिए। अगर आपका यहाँ पे नंबर आता है, यहाँ पे बैठिएगा, ऊपर आते उसके बाद